गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जो लास्ट का लेक्चर था अपना थर्मो का, तो उसमें मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले ये पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा कि सबसे पहले ये बताओ कि फ़िलहाल आप, मेरे को लगता है कि जो सारे स्टूडेंट हो वो अपने इधर शायद बस्सी के ही होंगे, आसपास के बस्सी और इधर आसपास के जो एरिया है वहाँ से आते हैं। तो फ़िलहाल क्या है कि बस्सी में भी अब जो अपना कोरोना है वो क्या है कि थोड़ा चरम सीमा की तरफ आने लग गया। धीरे धीरे यहाँ अपने इधर गाँव की तरफ भी अब ये क्या है बढ़ने लग गया है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ होंगे, और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। फ़िलहाल आप, शायद मेरे को लग रहा था कि आज से 21 तारीख से गवर्नमेंट ये कॉलेज शुरू करने की बात थी, कॉलेज स्कूल है, पर नहीं हो पाया। क्यों? अब कोरोना धीरे धीरे अपने सबके इधर बढ़ ही रहा है। फ़िलहाल पहले शहरों तक सीमित था, अब धीरे धीरे क्या है गाँव की तरफ भी ये बढ़ ही रहा है। तो शायद मेरे को लगता है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश नहीं आएंगे तब तक अपनी क्लासें यूं ही चलती रहेगी। तो यही है कि फ़िलहाल तो आप जो भी घर के ये नुस्खे हैं वगैरह, काढ़ा वगैरह, अगर पी सकते हो तो डेली पियो। अगर डेली भी नहीं पीते हो तो एक दिन में 2 दिन में पी सकते हो, और नींबू पानी पीते रहो। फर्दर आप खुद समझदार हो तो क्या है ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और जब तक अगर गवर्नमेंट से कोई आदेश नहीं आते तब तक आपकी क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी। आपके जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो आपके यूट्यूब पे डाल दिए जाएंगे। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी रिकॉर्डेड वीडियो देखने में भी, तो सारी चीज़ें वैसे जो क्लास में बताते हैं वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई आपको रिकॉर्डेड वीडियो में कम बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारी चीज़ें पूछने की है वो मैं वैसे ही बता देता हूँ क्लास में ही, यहाँ रिकॉर्ड करते टाइम ही। और तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी ऐसे पढ़ने में। और बाय द वे अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आप कभी, जैसे वीक में 1 दिन कभी भी आ सकते हो और आप आके मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली भी। तो वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ। अगर फिर भी बाय द वे किसी स्टूडेंट को आती है तो वो पूछ सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि भाई आपको बताएंगे नहीं या वो यहाँ फिर अवेलेबल नहीं होंगे। और फिर भी जैसे अगर जिस भी दिन आओ तो एक बार यहाँ कॉलेज में फ़ोन करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्यों? बाय द वे कई बार क्या है कि कुछ अर्जेंट काम आ जाते हैं तो उसकी वजह से हम भी नहीं आ पाते यहाँ पे। तो एक बार आप कॉलेज में यहाँ फ़ोन करके पूछ लो कि भाई आज सर आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से क्या है, एक बार घर से निकलने में क्या है कि घर से निकलने में 5 मिनट पहले फ़ोन करके पूछ लो कि भाई सर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो वैसे भी हम अगर काम होता है तो हम 1 दिन पहले ही बता देते हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने क्या चल रहा था, मैक्सवेल इक्वेशंस चल रही थी। तो मैक्सवेल इक्वेशंस में मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया था, मैंने 3rd इक्वेशंस तक करवा दिया था मैक्सवेल इक्वेशन। और जो 4th इक्वेशन थी वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। तो छुट्टियाँ थी आपकी शायद 1 दिन की, कल की। तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। क्यों? ऐसा कुछ था नहीं। अब उसमें जो 3rd थी वो अपन ने उसके बेस पे कर ली थी, एंथैल्पी के बेस पे। जो 4th थी वो किसके बेस पे करेंगे, अब गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे। भाई मैंने क्या बताया था कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस होते हैं वो किस काम आते हैं, वो जो ये ऊष्मागतिकी के निर्देशांक है इनके मध्य संबंध को व्यक्त करने के काम आते हैं। तो यानी ऊष्मागतिकी के निर्देशांक कौन कौन से हैं, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? कई बार जो वाइवा होता है वहाँ भी पूछ लिया जाता ही है कि मैक्सवेल इक्वेशंस किस काम के आती है। क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन जो ऊष्मागतिकी के निर्देशांक है उनके मध्य संबंध को व्यक्त करने में काम आती है। भाई यही बताया था मैंने, यही बताते आ रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। आगे इससे रिलेटेड जो भी आएगा वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। और वाइवा में आप ऐसे सोचते होंगे कि वाइवा में आपसे कुछ और उल्टा सीधा कुछ पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं पूछते। वाइवा में सिर्फ आपसे वही चीज़ पूछते हैं जो आपके बेसिक्स हैं। अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप आगे की चीज़ भी बता पाओगे। अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप आगे की चीज़ कहाँ से बता पाओगे। तो जो वाइवा लेने वाले होते हैं वो यही देखते हैं कि अगर बच्चे को बेसिक आते हैं तो वो आगे की चीज़ भी बता ही देता है। हालांकि कम बताए वो मैटर नहीं करता, पर कुछ तो बता रहा है ना।
अगर आपको बेसिक की चीज़ पता नहीं है कि ये मैक्सवेल इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, मैं सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, मजबूरी है पढ़ना, इस वजह से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ना है सिर्फ नॉलेज लेने के लिए। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस अपन क्यों पढ़ रहे थे, मैक्सवेल इक्वेशंस अपन पढ़ रहे थे जो ऊष्मागतिकी के निर्देशांक होते हैं P, V, T और S, यानी प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और एंट्रोपी हो गया, यानी ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी, इन सब के मध्य संबंध को व्यक्त करने के लिए अपन मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ते हैं। और मैक्सवेल इक्वेशंस को सोल्व करने में, यानी अपन जो मैक्सवेल इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, तो मैक्सवेल इक्वेशंस को कैलकुलेट करने में अपने को किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, अपने को रहती है ऊर्जा फलनों की। तो ऊर्जा फलन कौन कौन से होते हैं बताइए। मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ाने से पहले जो मैंने 2-3 चीज़ें करवाई थी ना, वो सारी ऊर्जा फलन ही होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, U, H, F और G। यानी U बराबर तो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा निकाय की। H बराबर क्या हो गया, निकाय की कुल ऊर्जा। भाई अपन क्या, मैंने क्या बताया था कि एंथैल्पी क्या होती है कि ऊष्मागतिकी भौतिकी में निकाय की कुल ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए एक संख्या को परिभाषित किया गया, या एक निकाय की कुल ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए एंथैल्पी को परिभाषित किया गया। तो एंथैल्पी क्या होती है, निकाय की कुल ऊर्जा होती है, सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, और वो क्या होती है, H बराबर U प्लस PV। तो ये भी क्या होती है, जो ऊर्जा फलन होते हैं उसी को डिनोट, वो उसी को परिभाषित करती है। और क्या होता है, एक F होता है, यानी F बराबर U माइनस HT, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ये भी क्या है, ये भी ऊर्जा फलन है। इसी प्रकार एक क्या आता है, गिब्स फ्री एनर्जी G, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, G बराबर U प्लस PV माइनस HT। फर्दर अपने को अपन उसमें जो G होती है उसको अपन एंथैल्पी की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। जिस चीज़ की अपने को रिक्वायरमेंट रहती है अपन उस चीज़ की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका पहले भी, मैं फिर से रिपीट कर दी मैंने। और अगर आगे आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो अपन फिर से एक बार और रिपीट कर देंगे। तो आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। वैसे टॉपिक का ही काम चल रहा था, पर अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक्स बता रहा था कि ये मैक्सवेल इक्वेशंस किन के बेस पे अपन सोल्व करते हैं और क्यों सोल्व करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैक्सवेल इक्वेशन अपन ऊर्जा फलनों के द्वारा सोल्व करते हैं। ये U, F, G और H के, और जो ऊष्मागतिकी निर्देशांक होते हैं PV, TS, इनके मध्य संबंध को व्यक्त करने के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ डालेंगे अपन हेडिंग मैक्सवेल का चतुर्थ नियम या चतुर्थ समीकरण। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, शायद यहाँ पे आएगा, ये नहीं यहीं आएगा। फोर्थ इक्वेशन लिखना यार, जो भी हो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फोर्थ, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन लिख लो यहाँ पे। आप हिंदी में लिख लेना, चतुर्थ को जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेना, आप जैसे भी हो वैसे लिख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने क्या है इंग्लिश में पढ़ी है। देखो सही बात बताऊँ, अब मेरे को क्या है हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखवाने में। मैं ये इतनी चीज़ें हिंदी में बोल लेता हूँ, वो कम नहीं है। मैं आप सबके लिए ही ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन करके आता हूँ, वरना मैं तो सारी इंग्लिश में पढ़ा हूँ। पर कोई बात नहीं है, आप सब लोगों के लिए ये सारी चीज़ मेरे को करनी पड़ रही है। तो थोड़ा सा क्या है कि हिंदी का है, जो भी ये गलतियाँ होती है आप उसका ध्यान रखा करो। वैसे फिजिक्स है तो आपकी ये तो प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा क्या क्या हो रही है। आपके तो मैन समझ में आना चाहिए कि बंदा बोल क्या रहा है, लिख क्या रहा है। वर्ड पे नहीं जाएंगे, वो जो आप लिख रहे हो वो किस चीज़ के लिए लिख रहे हो वो मैटर करता है। तो फिजिक्स है, हिंदी नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है भाई आपने मात्रा अगर इधर से इधर लगा दी तो गलत कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि गिब्स फ्री ऊर्जा से, तो गिब्स फ्री ऊर्जा क्या होती है, H बराबर U प्लस PV माइनस HT, वो सॉरी G बराबर U प्लस PV माइनस HT, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, G बराबर U प्लस PV माइनस HT। तो अपन क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वैसे जानते कुछ भी नहीं है आप, पर लिख लो G बराबर U प्लस PV माइनस HT। एक ये 2-3 इक्वेशंस थी ये याद करने को, तो आपने ये तक याद नहीं की तो क्या जानोगे आप।
पर कोई बात नहीं है, पढ़ो भाई, पढ़ा रहे हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे टीचर जो सारी चीज़ें ऐसे कैसे बता देते हैं। बताएंगे भाई, क्या ही करें अब। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, G बराबर U प्लस PV माइनस ST। अब अपन क्या कर रहे थे, इसको अवकल रूप में लिख रहे थे। क्या कर रहे थे इनको भाई, अपन क्या कर रहे थे कि अपन ने जो ऊर्जा फलन जहाँ जहाँ यूज किया है, सबसे पहले अपन उनको अवकल रूप में लिख रहे थे। फिर अवकल रूप में लिखने के बाद अपन क्या कर रहे थे, उनका जो मैक्सवेल की जो उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट और थर्ड लॉ था, उनसे इंटरचेंज कर रहे थे। और क्या था, बस यही काम है, इसमें भी यही काम कर देंगे। इसका पहले अवकल रूप में लिख लेंगे और फिर अवकल रूप में लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, जो उष्मागतिकी का जो प्रथम और तृतीय नियम है उसको यूज कर लेंगे, और जो अपने को रिक्वायर्ड फॉर्म है वो सारी फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। और अपन क्या करेंगे, एक बार टी को कांस्टेंट रख लेंगे और एक बार वी को कांस्टेंट एक बार टी को कांस्टेंट रख लेंगे और एक बार पी को कांस्टेंट रख लेंगे। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा काम है, जैसा अपन पहले करते आ रहे हैं वैसा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि अवकल रूप में लिखने पर, तो लिखो अवकल रूप में, अवकल रूप में लिखने पर। तो अवकल रूप क्या होता है, इसको dg बराबर डी यू प्लस पी वी माइनस एस टी। भाई मैं इधर राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, तो मैं राइट हैंड साइड भी करूँगा। भाई LHS पार्ट में मैंने कर दिया, तो RHS में भी अपन भाई किसी भी, अभी ये इक्वल है, तो अगर मेरे को इक्वल करना है तो मैं दोनों तरफ ही करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी जी बराबर डी यू प्लस, अब यहाँ क्या कर देंगे, वी यू इंटू वी लगा देंगे। तो मैं एक बार पी को कॉन्स्टेंट रख लिया तो मैं वी का कर दूंगा, तो डी वी हो जाएगा। एक बार मैं वी को कॉन्स्टेंट रख लूँगा तो क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा, तो वी डी पी हो जाएगा। माइनस ऐसे इसका कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एस डी टी माइनस टी डी एस। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। ये अपना समीकरण नंबर पहला हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इतनी बड़ी फॉर्म है, अब इसमें क्या, किस चीज़ को पहले क्या कॉमन रखोगे। पहले अगर इन दोनों के लिए रखोगे तो एक बार इसको कॉमन रखो, एक बार इसको करो, फिर इन दोनों के लिए लो, तो ऐसा तो क्या है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, जो मैक्सवेल जो उष्मागतिकी के जो प्रथम और तृतीय नियम है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन के लिए काम आए थे। अब देखना, अगर अब फर्दर अपन उनका यूज करेंगे तो चीज़ें कितनी ईजी हो जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उनमें आधे पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो क्या लिखेंगे कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू को अपन क्या लिखते हैं, पीडीवी, आपको पता है, यानी दाब आयतन ऊर्जा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, तो यहाँ अपन डी डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि या तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ रख देता हूँ अभी और फिर थर्ड लॉ यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं पहले जो थर्ड लॉ है वो यूज करके और सीधी ये वैल्यू रख देंगे। भाई ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ और मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट में मान रख देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, रखो भाई, पुट करो, लिखो पहले यहाँ तक, फिर अपन रखते हैं समीकरण 1 में मान।
तो लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। तो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ। अब समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान रखेंगे। अब कई बच्चों को तो क्या है, यहीं तक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये वाली फॉर्म कैसे कर रहे हैं, तो वो आगे का ही क्या ही काम करेंगे। उनको कैसे पता चलेगा कि आगे अपने को किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है, किसको नहीं रखना है। तो देख लो एक बार अच्छे से, सारा काम अपन ने पहले वाली जो इक्वेशंस थी वहाँ पे भी अपन ने ऐसा ही काम किया था। जो ऊर्जा फलन थे उनको लिख के अवकल रूप में लिख के, और जो ये ऊष्मागतिकी के जो प्रथम और तृतीय नियम थे वो सारे इसी में पुट करे थे, और कुछ भी काम नहीं था, सारा काम डिट्टो था। तो अपन ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dg बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये du प्लस पी डी वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, dq रख सकता हूँ। भाई आपको समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, du प्लस dq की वैल्यू क्या है, du प्लस पी डी वी। तो मैं यहाँ du प्लस पी डी वी की जगह क्या रख सकता हूँ, dq रख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, dq बराबर वो dq प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 3। अब मैं क्या करता हूँ कि अब अपन क्या यूज करेंगे, अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था अपन वो तो यूज कर चुके हैं। अब कौन सा यूज करेंगे, जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है, यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपन यूज करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि थर्ड लॉ क्या होता है, क्या पता होगा आपको, एंथैल्पी का नहीं पता, थर्ड लॉ क्या पता होगा, कोई बात नहीं, बताएंगे। तो क्या लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से। अब ऊष्मागतिकी का जो थर्ड लॉ है वो क्या है कि ds बराबर dq अपॉन टी, यही होता है, मैंने लिखवाया था, देख लीजिए अगर आपको पता नहीं हो तो। ds बराबर dq अपॉन टी, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, t ds, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर, तो लिखो समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर। अच्छा, तो समीकरण 3 में 4 से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, dg बराबर TDS। भाई dq है तो dq की वैल्यू क्या है, अपन तृतीय नियम से क्या निकालें, TDS। तो TDS की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा TDS, मैं वो सॉरी dq की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो dq की वैल्यू क्या है, TDS है, तो TDS आ जाएगा, TDS प्लस VDP माइनस SDT माइनस TDS। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि TDS नेगेटिव है और TDS पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, DG बराबर VDP माइनस SDT। ये फॉर्म अपने पास आ गई। अपने को ये फॉर्म ही चाहिए थी, जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ यूज करके अपन इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन 5। अब अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ तक तो लगभग सभी स्टूडेंटों ने कर लिया होगा, और जिन्होंने यहाँ तक कर लिया होगा वो आगे का काम भी कर लिए होंगे, ये तो मेरे को पता है। अगर जिसने यहाँ तक कर लिया होगा ना, वो आगे का काम भी कर लिया होगा, और जिसने यहाँ तक नहीं किया तो वो तो आगे का क्या ही करेगा, उसको यहाँ तक का ही नहीं पता तो आगे का तो कैसे कर पाएगा वो। तो कोई बात नहीं है, जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो देख लीजिएगा कि कैसे कर रहे हैं अपन। तो ये यहाँ तक लिखो एक बार फटाफट, फिर अपन ने को सिर्फ इस ये इक्वेशन है इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, अपन इसको टूल बॉक्स में लिख लेते हैं साइड में। ये क्या हो गया, dg बराबर VDP माइनस SDT, ये अपना इक्वेशन 5 था। अपन इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ तक छापो फटाफट।
तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। फर्दर चलते हैं अब। अब केस फर्स्ट मैं करवा देता हूँ, केस सेकंड अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आएगी ना तो आप कर लोगे। तो इक्वेशन 5 है। अब अपन केस फर्स्ट क्या लेंगे कि अगर मैं टी को कांस्टेंट कर देता हूँ, इक्वेशन 5 देखो आप, अगर मैं टी को कांस्टेंट कर देता हूँ तो आपको पता है कि अगर किसी भी नियत चीज़ का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ टी का अगर मैं अवकलन करता हूँ तो ये डी टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डी टी बराबर जीरो हो जाएगा तो डी जी बराबर क्या बचेगा, वी डी पी। मैं इसको इधर लिख दूंगा, इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा डी पी का, तो इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं इसको किस में लिख दूंगा, पार्शियली डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दूंगा, यानी आंशिक अवकलज के रूप में लिख दूंगा। तो जब मैं इसको आंशिक अवकलज के रूप में लिख दूंगा तो ये इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ v बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखते हैं कैसे होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्या लेता हूँ, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या है कि इफ़ t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी अगर मैं t को नियत कर देता हूँ, अगर मैं t को नियत कांस्टेंट कर देता हूँ तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को अगर मैं कांस्टेंट करूँ और उस कांस्टेंट चीज़ का अगर मैं अवकलन करूँ, आप अच्छे से पढ़े होंगे 12th क्लास में आपके डिफरेंशियल नाम से एक पूरा चैप्टर था। पहले तो बुक ही चलती थी शायद, पर अब ये क्या है कि अब एक चैप्टर चलता है और आपके सेकंड ईयर में शायद डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से एक पूरी बुक भी चलती है। तो सीधी सी बात है, अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हो तो ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये तो आप कर ही लोगे। आपको पता होगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट चीज़ है, अगर अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि अगर t इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो अपन यहाँ डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या था कि डी जी बराबर वी डी पी माइनस एच डी टी। तो अगर मैं डी टी के मान समीकरण 5 में रख देता हूँ तो वहाँ क्या आएगा, डी टी बराबर जीरो है तो एच डी टी पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे मान लो ये अपना समीकरण 5 है, वी डी पी माइनस एच डी टी, ये समीकरण 5 है। तो यहाँ मैं अगर डी टी का मान रखता हूँ, यानी मैं इस चीज़ की वैल्यू रखता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एच डी, ये वी डी पी बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी जी बराबर, इधर नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देता हूँ, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस जीरो। डी टी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, जीरो रख दी यहाँ से। तो ये क्या आ जाएगा, डी जी बराबर वी डी पी आ गया। जब डी जी बराबर वी डी पी आ गया तो मैं इसको क्या करता हूँ, जो डी पी है मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, अभी तो ये फुल डेरिवेटिव में है, जब मैं इसको इधर लिखूंगा तो इसको मैं किस में लिख दूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव में लिख दूंगा। भाई चेंज को ही तो शो कर रहा है, डेरिवेटिव चेंज को ही शो करता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, डेल जी अपॉन डेल पी, और मैं इसको डेल जी अपॉन डेल पी लिख देता हूँ। तो अपने यहाँ क्या कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, टी इक्वल टू कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये टी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ वी बच जाएगा, क्योंकि मैंने पी का इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो अपन काम पहले करते आ रहे थे वही काम अपन फिर से रिपीट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये टी है मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका पूरे का जो पूरी इक्वेशन है मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ पार्शियली, यानी आंशिक अवकलज कर देता हूँ। जब मैं इसका आंशिक अवकलज टी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो जो इसके फर्दर जो दूसरी चीज़ है, यानी इसके जस्ट अपोजिट में और क्या था, पी, आपको यहाँ पी दिख रहा है। अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ पार्शियली तो मैं पी को कांस्टेंट रख दूंगा। तो ये चीज़ अपन लिखते हैं, क्यों अपन सारी चीज़ों में ऐसा काम करते आ रहे हैं। और कांस्टेंट क्यों रखेंगे, क्योंकि अपने को उष्मागति के निर्देशांकों के मध्य संबंध को व्यक्त करना है। तो संबंध कैसे व्यक्त करेंगे कि अगर एक चीज़ के बारे में बता रहे तो अपन दूसरी चीज़ को कांस्टेंट कर देंगे, ऐसा ही कर रहे थे भाई। कोई भी दो चीज़ के बारे में अगर तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो अगर दोनों चीज़ वेरी कर रही है तो कैसे निकाल पाओगे। तो आप ऐसे ही पता करोगे कि एक को अपन कांस्टेंट रख लेते हैं तो दूसरे के लिए निकाल देते हैं, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे तो पहले को कांस्टेंट रख लेंगे, ऐसे ही होता है। और अगर पहले को निकाल दे तो दूसरे को कांस्टेंट रख लेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तथा
P इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, कांस्टेंट कर देंगे। भाई एक चीज़ निकाल रहे हैं तो दूसरी चीज़ को अपन क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तो तथा P इक्वल टू कांस्टेंट, भाई मैंने P को कांस्टेंट कर दिया है। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, T के रेस्पेक्ट में मैं इसका पार्शियली डेरिवेटिव करूँगा। तो ये क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल टी, और इधर क्या जाएगा, डेल जी अपॉन डेल पी, और इधर क्या आ जाएगा, T इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है कांस्टेंट है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया इधर, और इधर बाहर अपने क्या है, सॉरी हाँ बाहर यहाँ अपन ने T इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, और अपन बाहर क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, P कांस्टेंट रख रहा है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि P इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपने क्या हो गया, LHS पार्ट तो अपन ने कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, RHS पार्ट का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, डेल V अपॉन डेल टी, और यहाँ क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ तक ये पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, और अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन 6। अब आज का काम यही था कि अपन ने केस फर्स्ट पूरा कर लिया है, और जो अब केस सेकंड करेंगे उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 5 पे आओ कि पहले अपन ने क्या किया था, T इक्वल टू कांस्टेंट केस फर्स्ट में। अब मैं क्या करूँगा कि केस सेकंड है उसमें P इक्वल टू कांस्टेंट कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे P इक्वल टू कांस्टेंट कर देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कांस्टेंट है तो आपको पता है कि किसी भी नियत चीज़ का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू कांस्टेंट है। तो dP 0 हो गया तो dG किसके बराबर आ जाएगा, माइनस SDT के बराबर dP की वैल्यू है, dG की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी जो यहाँ पे VDP है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस SDT। तो आप DT को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, सेम सा काम है। तो ये आपका होमवर्क है, कम से कम इतना तो काम कर लेना, पूरा तो आप नहीं कर पाओगे। मेरे को पता है कि जब आप ये छोटा सा केस ही नहीं कर पाते तो पूरा कहाँ से कर पाओगे। तो केस सेकंड आप खुद से करके लाओगे, नहीं करके लाओगे तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें कि किस किस के क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। तो वो अगर मेरे को कोई बता देगा कि सर हमसे नहीं हुआ, अगर सिंगल बच्चे से भी नहीं होगा ना, सिंगल स्टूडेंट से भी नहीं होगा, तो वो मैं सारी चीज़ रिपीट कर दूँगा। अगर मेरे पास कमेंट नहीं आया एक का भी यहाँ पे इस वीडियो के बाद में, तो मैं ये चीज़ नहीं कराऊँगा जो केस सेकंड है, क्यों, मैं देखूँगा कि सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो आपका होमवर्क यही रहेगा घर का कि केस सेकंड आप पूरा करके लाओगे, और जो केस सेकंड करने के बाद क्या आएगा, आप डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे, जो ये डिफरेंशियली वो है ना ऑपरेटर वाली प्रॉपर्टी, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। वो प्रॉपर्टी लगा के जो इक्वेशन 6 आएगी, ये 6 आ गई, इसके बाद जो केस सेकंड आएगा उसकी इक्वेशन कौन सी आएगी, 7 आएगी, और उसके बाद जो अपने डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी रहेगी वो इक्वेशन आप उसको 8 नंबर दे देना। तो इन तीनों इक्वेशन से जो 6, 7, 8 है उनसे इनका क्या है, जो इक्वेशन 6 और 7 का जो LHS पार्ट बराबर हो जाएगा उस वाली प्रॉपर्टी से, तो उसका RHS पार्ट भी बराबर कर देंगे अपन प्रॉपर्टी से। तो ये आपका होमवर्क है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे, कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा आपको ये सारी चीज़। और अगर नहीं बताओगे तो मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों, मैं ये ऐसी चीज़ मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी है। मैं हर बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक बार आप खुद से कर लोगे ना, गलत होता है ये मैटर नहीं करता कि आप कर क्या रहे हो, ये मैटर करता है कि आप कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। गलत तो हर किसी से गलत ही होता है, हम भी कोई भगवान नहीं है, हमसे भी गलत होते थे जब हम पढ़ते थे, पर हम करते थे, चाहे भले गलत हो जाए। आप करते नहीं हो तो गलत कहाँ से होगा, गलत करो तो सही, एक बार करके तो बताओ यार कि किया कैसे है। तो ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक कंप्लीट होती है, और ये आपका होमवर्क है, तो आप कर लीजिएगा, नहीं होता है तो बता देना मेरे को, पर बताना ज़रूर, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे।